नमस्कार ट्रेडर। आज छुट्टी का दिन। कहीं ना कहीं कल मार्केट नेगेटिव खुल सकता है और अभी तक मार्केट 1% के आसपास करेक्ट हुआ है। 10% से थोड़ा नीचे चला गया था लेकिन ऊपर आ चुका है। लेकिन इस टाइम पे आपको जो भी एकुमुलेशन करना है, कुछ अच्छे सेक्टर पकड़ने हैं, अच्छे बैंक पकड़ने हैं और कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक पकड़ने हैं जो कि ऊपर से अच्छे करेक्ट हो चुके हैं, उसमें वैल्यू है, उसके प्राइस उस वैल्यू के पास आइए। कभी कभी वैल्यू से प्राइस कुछ ज़्यादा दूर तक चली जाती है, लेकिन हमारे नज़र में बंधन बैंक आता है और यह अपने वैल्यू के आसपास है, जिसकी वैल्यू आप उस प्राइस को कहीं ना कहीं उस प्राइस पे खड़े उतरते हुए नजर आ रही है। बंधन बैंक बहुत दिनों से करेक्ट हो रहा था, इसकी कुछ वजह भी थी। ये वजह देखा जाए तो ये बैंक ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में काम करता था, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य जो है इतने डेवलप राज्य नहीं थे और ये बैंक जब भी आया तो इसका और एक प्रॉब्लम था। इस बैंक जब बना तो ये जिस सेक्टर में काम कर रहा था वो सेक्टर कहीं ना कहीं ज़्यादा हाई वोलेटाइल सेक्टर था। हाँ, ये माइक्रो कैप में काम करने वाला सेक्टर में काम करने वाला बैंक था और इसका जो प्रमोटर था इसके पास 82% के शेयर होल्डिंग थे और आरबीआई ने कहीं ना कहीं इसको 40% के आसपास लाने को कहा और इसके वजह से इस बैंक में जो सेलिंग आई, प्रोमोटर ने जो अपना सेल स्टेक मार्केट में छोड़ा, इसके वजह से इस बैंक की जो प्राइस है वो कम से कम 50 से 60% 70% उस टाइम गिर गई थी। 70% के आसपास, 70 से 80% टॉप से गिर गई थी। जो 80% उस टाइम टॉप से ये प्राइस गिर गई और उसी टाइम कोरोना का भी वक्त चला तो कोरोना में हर सेक्टर गिरा था वो 70-80%। लेकिन ये बैंक उस टाइम जंप नहीं कर सका क्योंकि इस बैंक का जो सेक्टर था वो माइक्रो कैप था और ये ज़्यादा हाई रिस्क और हाई वोलेटाइल सेक्टर रहता है, नंबर एक। नंबर दो, ये जिस राज्यों में काम करती थी वो ज़्यादातर पिछले राज्य थे, पिछड़े हुए राज्य थे। तो कहीं ना कहीं इस बैंक को अपना पूरा टर्न अराउंड करना पड़ा। इन्होंने जो उस राज्य में अपने ज़्यादा जो फ्रेंचाइज ब्रांच खोलने थे उसके बजाय उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात और कहीं ना कहीं दिल्ली इस सेंटर में ज़्यादा खोलने की कोशिश की और ये पूरी टर्न अराउंड करने में ये कामयाब रहे। इसको 6 साल का अच्छा तरह से एक्सपीरियंस है। इनके जो चंद्रशेखर घोष थे, जो सीईओ, वो भी रिटायर हो चुके थे, हेड थे। अब इनका नया सीईओ आया है तो जाहिर है इसमें कुछ और चेंजेस आएंगे। ये बैंक माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा होने की वजह से और हमारा ग्रोथ अब सबसे निचले स्टेज पे है। जो हमारी ग्रोथ का रिजल्ट आया 4.5, ये सबसे कम था। अगर ये 8 या 2% 7% से ऊपर रहता है तो अच्छा रहता है, लेकिन इतना कम ग्रोथ होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो माइक्रो फाइनेंस वाले जो सेक्टर है, इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा पिटना पड़ा और हर बैंक को इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। बंधन बैंक इससे कोई अछूती तो रह नहीं सकती और बंधन बैंक को भी इसका कहीं ना कहीं असर साफ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस सेक्टर में प्रॉब्लम है, लेकिन ये बैंक जो अपने लास्ट स्टेज पे है, तो इस स्टेज पे जब ये बैंक आया है तो इसमें कुछ अलग आपको दिखेगा जो आपको कहीं और दिखेगा नहीं। जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि इस बैंक को हम एक्युमुलेशन करें। नंबर एक, ये जो बैंक पहले करेक्ट हुआ था तो वो बाउंस कर रहा था, फिर जाके इसकी प्राइस सस्टेन हो गई 300 तो 350 के आसपास। 2 साल तक इन्होंने इस साइज से एरिया में कम से कम 1-2 साल बिता दिए, लेकिन इसी टाइम पर इस बंधन बैंक के आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इन्होंने कुछ चेंज करने को बोला। इनके जो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस था, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। इनका कहीं ना कहीं एनपीए बढ़ रहा था और
आरबीआई की इस पे नज़र होने की वजह से आरबीआई ने इसको कुछ सजेशन दिए और इनको अपना जो बैंक का है उसको पूरा चेंज करने को बोल दिया और कहीं ना कहीं इनके प्राइस को भी प्लेज कर दिया। आरबीआई ने प्राइस को भी ब्लॉक कर दिया। जब आपकी प्राइस ही आपके पैसे ही ब्लॉक हो जाए, आपका फंड ब्लॉक हो जाए, तो कहीं ना कहीं इसका असर इस बैंक पर नजर आया और कहीं ना कहीं 300 रुपये से एक बैंक खिसक के 200 या 240 के आसपास वापस कंसोलिडेशन करना इसने स्टार्ट कर दिया। इस जगह पे बहुत टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू होता है वापस, और इस डाउन ट्रेंड में मार्केट गिरना स्टार्ट हो चुका है। ये पहले ही 80% गिर चुकी थी और कहीं ना कहीं इससे 40% इसने रिकवर कर लिया था, लेकिन इसका जो होल्डिंग था वो कहीं ना कहीं इसका जो मनी था वो आरबीआई ने ब्लॉक कर दिया। बाद में इसमें और रेस्ट्रिक्शन लगा दे, यह कहीं ना कहीं इसे उभरने में इसको ज़्यादा समय लग गया और उसके बाद वापस इसका डाउन ट्रेंड चालू हो गया। अब इस सेक्टर में पिछले एक साल में ये कम से कम 30% डाउन है अपने हाई से, एक साल के 30 से 35%, और टॉप से 80% के आसपास हाई है। लेकिन इसमें एक खास बात नजर आ रही है, वो बात हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जब ये गिर गया था तो ऊपर के टॉप पे जो लोग गिर गए थे वो बहुत फंसे हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो इन्होंने 350 से 400 के आसपास उन लोग निकलने की कोशिश करे। कुछ लोगों ने इसमें एवरेज बनाया, जैसे इसने 300 का 280 का लो तोड़ा तो इनमें बहुत बड़ी सेलिंग आई क्योंकि ये लोग निकल गए। जो स्मॉल इन्वेस्टर थे वो निकल गए और कहीं ना कहीं ये हमें दिखाई देता है कि स्मॉल इन्वेस्टर थे, तो हम आपको दिखाते हैं। देखो, स्मॉल इन्वेस्टर थे 2000 के आसपास, इसका 21 मार्च 2021 के आसपास इसका 23% इसका कहीं ना कहीं होल्डिंग था। अब वो गिर के 2023 तक 14%, मतलब 10% तक यहाँ से लोग निकले हैं और इसी टाइम प्राइस 280 से नीचे 200 के पास आई, मतलब जो वीक हैंड थे वो निकल गए। लेकिन इसमें अहम चीज है, उसी टाइम पे जब डीआईआई थे उनका जो 1% था 2021 में, वो बढ़ के 13% हो गया और इन्होंने एक्युमुलेशन किया। और आगे जाके अगर एफआईआई की देखे तो 2024 में इसका 31% था और उस टाइम डीआईआई का 12% था। तो आप ध्यान रखें कि एफआईआई सेल कर रही है और ये एफआईआई ने सेलिंग इस सेक्टर में भी की। जब वो सेल करते हैं तो सभी स्टॉक से एग्जिट तो पूरा नहीं करेंगे, लेकिन जिन इन्होंने 4% स्टेक छोड़ा और 4% ही सेल एक्युमुलेशन डीआईआई ने किया है नीचे, और ये जो किया है ये 200 के आसपास किया है। और कहीं ना कहीं यहाँ वापस जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो बढ़ते हुए नजर आए, जो पब्लिक इसमें जाती हुई नजर आए। और पब्लिक का देखा जाए तो 10% है, अदर जो बड़े हैंड है उसका 5-6% है। पब्लिक खाली 10% है, लेकिन वो दोनों का मिला के 16% के आसपास आता है। अब इसका और एक चीज है वो हम आगे दिखाते हैं। देखो, बंधन बैंक का ईयरली जंप आया है, ईयरली जंप, इनका रेवेन्यू बढ़ा है। देखो, पहले रेवेन्यू दिखाते, और सबसे पहली बात, ये जो रिटेल बैंकिंग था इसका 82% है, लेकिन इसका लोकेशन चेंज हुआ है। जो लोकेशन 80% ईस्टर्न साइड में था वो कहीं ना कहीं वेस्ट साइड में बढ़ता हुआ नजर आया है। 20% उन्होंने बढ़ाया है। सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ, इस हर जगह पे उन्होंने बढ़ाया है। देखो, तो ये हर इंडिया में फैलती हुई नजर आई। नंबर 1, फाइनेंशियल ग्रोथ देखा जाए तो इनने रेवेन्यू जनरेट किया 16,000 करोड़ 2022 में। पिछले साल 18,000 करोड़ किया और 2,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। और 2024 में 18 से 21,000 करोड़, कम से कम ये देखो जंप कितना है, 30% का जंप आया है रेवेन्यू में ईयर बाय ईयर का। लेकिन पिछले क्वार्टर में इन्होंने 11% अपने
प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में 11% में कमी दिखाई है। मतलब प्रॉफिट है लेकिन नेट प्रॉफिट में कमी दिखाई है। ये हर सेक्टर में दिख रहा है। हमारा ग्रोथ नीचे की तरफ चला गया ये 3 क्वार्टर में। पहले 8 पॉइंट था, फिर 7 आया, फिर 6 तो आया, 6.5 आया, फिर सीधा 5.4 आया। तो हमारा जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन पे है। और इसका सबसे जो असर है वो ग्रामीण एरिया में नजर आता है। वो ग्रामीण एरिया में ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस चलता है। अभी इसका असर इस पे नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसमें से कोई बड़ा प्लेयर निकला है तो इस पर हम नजर डालते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऐप है, वो थोड़ा प्राइस वाले ऐप है। तो उसमें पिछले 2022 में सबसे बड़ा कोई रिटेलर निकला था तो उन्होंने कम से कम 6000 की क्वांटिटी सेल की थी। लेकिन अभी कोई बड़ा आदमी यहाँ से निकलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन इसके अलग तरह से देखा जाए तो चार्ट पे हम कुछ अलग नजर दिखाते हैं। देखो ये वीकली चार्ट है इसका। वीकली चार्ट में हम देखते हैं तो यहां से ऊपर से गिरने के बाद ये 2 बार बाउंस किया। लेकिन इस जगह पे इन्होंने कंसोलिडेशन किया, लेकिन हाई वोलेटाइल रहा। ये वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं यह कम हुई और कहीं ना कहीं यह करेक्ट होने के बाद वापस ये कम से कम 200 से 250 के आसपास इसने कंसोलिडेशन किया। और इस कंसोलिडेशन के बाद इस लो को अभी ये तोड़ नहीं पाया और इस लो के आसपास वापस कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन इस जो वेव थी इससे ये वेव कम थी और इससे ये वेव और कम है। और इसी जगह पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन हुआ है। वही हम दिखाने की कोशिश करते हैं 200 के आसपास। देखो बहुत वॉल्यूम के साथ यह एक्यूमुलेशन हुआ है और यह बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत 200 के पास। तो 200 तो 180 इसके बीच कंसोलिडेशन हुआ है और इसकी प्राइस आती है 200 रुपये। इसमें और भी कुछ ट्रिक है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, पहले इसको थोड़ा हिडन करते हैं। देखो अब यह एक्यूमुलेशन हुआ है और नीचे आने के बाद ये बाउंस कर रहा है। लेकिन हम आपको कुछ चीजें और दिखाते हैं। यह जो बाउंस हुआ था ना इस तारीख को, इस जगह पे कोई बड़ा कैपिटल डिप्लॉय हुआ। लेकिन वो डिप्लॉय ऐसे हुआ कि एक कोई बड़े फंड ने इस अपने फंड के इस अकाउंट से उस अकाउंट पे ट्रांसफर किया, इस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर किया। और उसी दिन न्यूज़ आई थी, एक न्यूज़ आई थी और इसके वजह से वो न्यूज़ नहीं बता सकते, यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ। वापस एक्यूमुलेशन होने के बाद ये रिजेक्ट हुआ। जब भी बड़ा एक्यूमुलेशन होता है उस दिन, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आता है। ये शिफ्टिंग हुई यहाँ पे। नंबर 2, यहाँ वापस एक्यूमुलेशन हुआ और ये एक्यूमुलेशन जो हुआ है यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड, इन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी की है। और वो क्वांटिटी कम से कम पिछले इस साल के रेंज में नहीं दिखाई दी। यहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी या उन्होंने बाई की है 30 अगस्त फ्राइडे को। फिर आता है ये दिन। इस दिन में क्या हुआ है अभी ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसके बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ। मतलब इस जगह पे थोड़ा सा सेल तो हुआ है लेकिन यह तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम हुई थी इस दिन, जो बाउंस आया था उसकी एक अलग कहानी रहती है। जब भी मार्केट को डाउन ट्रेंड में है, नीचे गिरना है और मार्केट ज़्यादा नीचे न चला जाए, यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ और इनके नीचे अगर मार्केट चला गया तो ये लोग फंस सकते हैं और छोटे ट्रेडर यहाँ से निकल सकते हैं। और मार्केट डाउन ट्रेंड में चालू हो चुका था, इसलिए यहाँ पे एक न्यूज़ डिप्लॉय की गई और उस न्यूज़ में ये कहा गया। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने इनका जो कैपिटल को, जो फंड को इसने फ्रीज किया था, वो कहीं ना कहीं फ्री किया और इस न्यूज़ के वजह से मार्केट ऊपर चला गया। यह बहुत बड़ी वैल्यू बाइंग हुई।
तो यह दर्शाता है कि यहाँ से प्रमोटर निकला नहीं है, क्योंकि कहीं दिखाई नहीं देता, यहाँ कभी आया नहीं वो डाटा में। तो इसने अपने जो कैंडल था इसको जो गिरने से बचाने के लिए इसको ऊपर खड़ा किया, और फिर मार्केट गिरता चला गया धीरे धीरे। वापस यहाँ पे एक बाइंग हुई, जो सेलिंग हुई थी उसके दूसरे दिन बाइंग होके इसका जो पूरी तरह से जो टर्न था जो नीचे से ऊपर के साइड में लेके जाने की कोशिश की। याद रखना, जब भी परम जो बड़ा हैंड होता है, बड़ा इन्वेस्टर होता है, बड़ा ऑपरेटर होता है, वो जब स्टॉक गिरता है तो एक ना एक दिन आकर उसमें झटका देता है, और उस पूरे जो गिरने का जो फ्लो तो उसको ऊपर लेके जाता है, चार्ट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और जब ऐसा नजर आना स्टार्ट हो जाता है तो हमें पता चलना चाहिए कि मार्केट में वो आदमी अब एक्टिव हो चुका है, वो अपने प्राइस को गिरने नहीं देगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा उसका लॉस होगा, क्योंकि उसके जो फंड उसने डिप्लॉय किया है वो कम से कम 5 या 10% के आसपास का फंड है, बहुत बड़ा फंड है। हाँ, तो यहाँ पे वो बाई किया, यहाँ पे उन्होंने मार्केट को यहाँ पे वापस या या शिफ्टिंग हुई या हैंड ओवर हुआ, नया फ्रेश बायर आया, और यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्राइस को गिरने से बचाने की कोशिश की, और वापस या खींचा, और वापस या खींच रहा है। मार्केट इसके और थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करेगा। मार्केट अगर 150 के आसपास आ गया तो मार्केट यहाँ से वापस बाउंस होगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हमें अब चार्ट पे वो दिख रहा है कि आदमी वो प्रेजेंट है। कौन? बड़ा आदमी। और कहीं ना कहीं ये बैंक अभी इस लेवल पे अच्छी तरह से एक्यूमुलेशन हुआ है, और इसमें कहीं ना कहीं जंप आने की ज्यादा आशंका है। तो जो भी इन्वेस्टर है, देखो एक रेंज में चल रही है नीचे के साइड में, और 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। अब 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है ज़्यादातर, लेकिन इसके नीचे है। हाँ, तो हमें याद रखना चाहिए ऐसे स्टॉक वापस नहीं मिलते। जो भी इसमें फंसा है उसको अच्छा मौका है कि अपने प्राइस को थोड़ा एवरेज करो। नंबर 2, जिसको भी इसमें इंटर करना है उसे इंटर करना चाहिए। जो इससे निकलना था वो निकल गए, जो आना था आ गए। आप ये स्टॉक अपने स्टैंड पे खड़ा है, आप पर छोड़ोगे तो आपसे हाथ से ये निकल जाएगा, क्योंकि इसको गिराया ही इसलिए गया है कि जो छोटे वीक हैंड है वो यहां से निकल जाए, और आपको यह आखिरी मौका है। अगर कोई चाहता है कि ये थोड़ा इस लाइन से ऊपर आए तो फिर आपको प्राइस भी वैसे मिलेगी। आप ज़्यादा क्लियरिटी चाहती है भाई, ये बाउंस होने के बाद ये 200 के रेंज को तोड़ के ऊपर आए, तो 200 के रेंज से अभी तक ये कम से कम 30% नीचे है। तो आप अगर चाह रहे हैं 30% ऊपर आए तो फिर आपको वो 30% छोड़ने पड़ेगा, तो फिर आपको वो माल मिलेगा नहीं। क्योंकि जब भी मार्केट क्लियरिटी के टाइम क्लियरिटी का ही रेट देता है, और आपके खराब टाइम अच्छा रेट मिलता है। और मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप उस बैंक को, वो सॉलिड बैंक है, कोई घाटा तो नहीं, प्रमोटर निकलने रहे, जो भी रीजन था वो अभी सॉल्व हो चुके हैं। मार्केट को करेक्ट हो रहा था, मार्केट करेक्ट हुआ है, जिस रेंज पे आना था मार्केट आ चुका है, और ऐसा मौका आपको वापस नहीं मिलेगा। आप हमारी ये एडवाइजरी ना समझे। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके इन्वेस्टर से, जो आपका जो हेल्पर है, उसको बात कर कर ही आप पैसा लगाए हैं। लेकिन हमने इस बैंक में जो भी देखा है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है या हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किया करो यार। बहुत मेहनत से ये पूरा डाटा हम खोल के लाते हैं। कौन सा प्रमोटर इसमें गया है, कौन सा प्रमोटर निकला है, यहाँ कहाँ सेलिंग हो रही है, कहाँ बाइंग हो रही है, कहाँ एक्युमुलेशन हो रहा है। और हमें हमेशा पैसे तब लगाने चाहिए जब बड़ा प्लेयर इसमें इंटर कर रहा हो, क्योंकि अगर बड़ा प्लेयर ने एक बार इसमें बाउंस दिया तो फिर आप
उसके खरीद नहीं पाएंगे, आप वेट करते रहेंगे, नीचे करेक्ट हो, वापस वो करेक्ट होने वाला नहीं है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपको किसी और बैंक के या किसी और स्टॉक के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में डाल दे, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। मार्केट अच्छी जगह पे है, अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट करें और अच्छे वैल्यू पर इन्वेस्ट करें, खराब वैल्यू पे नहीं। क्योंकि आप सेल चलाए और सेल के टाइम में जो भी कपड़े मिलते हैं आपको पता है घटिया ही मिलते हैं। अगर आपको कोई इन्वेस्ट करने को बोला तो आपको पता होना चाहिए उसका वैल्यू क्या है और उसकी प्राइस क्या है। जब भी कोई चीज़ खरीदे तो वैल्यू बाइंग होनी चाहिए, ना कि वैल्यू के ऊपर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।